आखिरकार गरज के साथ तूफान गुजर गया है और फिर से धूप निकल आई है। कहीं कोई बादल नहीं दिख रहा। अब घर के अंदर दिन बिताने की जरूरत नहीं है। अचानक सिर्फ 100 फीट की दूरी पर एक पेड़ पर बिजली गिरती है। ओह, ये अभी क्या हुआ? क्या तूफान अदृश्य हो सकते हैं? क्या थॉर आपके घर के पास किसी से लड़ रहा है? नहीं। ये एक बेहद दुर्लभ लेकिन वास्तविक मौसम की घटना है जिसे वैज्ञानिक बोल्ट्स फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। अविश्वसनीय और थोड़ा डरावना लगता है। खैर, आज मैं प्रकृति के सबसे अजीब और घातक डरावने झटकों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन पहले एक सेकंड के लिए विज्ञान की कक्षा में वापस चलते हैं। आखिर गरज के साथ तूफान और बिजली पैदा कैसे होती है? धूप वाले दिन में जमीन गर्म हो जाती है और उसके पास की हवा भी गर्म हो जाती है। जैसे ये गर्म नम हवा ऊपर उठती है, ये वायुमंडल की ठंडी परतों में प्रवेश करती है। नमी पानी की छोटी बूंदों में बदल जाती है और जब वे जमा होती हैं, तो देखिए अब हमारे पास एक बड़ा फूला हुआ बादल है। लेकिन कभी कभी ऊपर उठती हवा रुकती नहीं है। ये तब तक चलते रहती है जब तक कि आपको क्यूमुलोनिम्बस नामक ऊंचे गरजने वाले बादल ना मिल जाए। उनके अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। बारिश की बूंदें, बर्फ के टुकड़े और पानी ऐसे उछाले जाते हैं जैसे वे आसमान के किसी बड़े ब्लेंडर में हो। जब वे छोटे टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं तो वे छोटे विद्युत आवेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये सारी टक्कर और टकराव उन आवेशों को तब तक बदलता है जब तक कि पूरा बादल एक चार्ज की हुई बैटरी में न बदल जाए। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव और नीचे जमीन पर हलचल होने लगती है। फिर धमाका होता है, असंतुलन टूटता है और बिजली की एक कड़क आसमान को चीर देती है। एक पल में ये हवा को लगभग 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देती है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। हवा इतनी तेजी से बाहर की ओर फटती है कि ये एक शॉकवेव पैदा करती है और यही वो गड़गड़ाहट है जो आपके कुत्ते को जगा देती है। आमतौर पर यह सब ठीक तूफान के नीचे होता है। क्योंकि ये डरावना लग सकता है, आप जानते हैं कि अब अंदर भागने का समय है। हालांकि बिजली हमेशा इन नियमों को नहीं मानती और तभी हमें बोल्ट्स फ्रॉम द ब्लू देखने को मिलते हैं। सामान्य बिजली के विपरीत ये तूफान के सबसे ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। ऊपरी वायुमंडल में तिरछी चलती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, कभी कभी 30 मील दूर तक। वे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए विशेषज्ञ 30-30 नियम की सलाह देते हैं। यदि बिजली और गड़गड़ाहट के बीच 30 सेकंड से कम का अंतर हो तो अंदर चले जाएं और आखिरी गड़गड़ाहट के बाद 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें। यह सब डरावना लगता है, लेकिन याद रखें, बिजली गिरने की संभावना पहले से ही बहुत कम होती है। और जहां तक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की बात है, ये इतना दुर्लभ है कि वैज्ञानिकों के पास इसकी संभावना की गणना करने के लिए पर्याप्त डेटा भी नहीं है। अब अधिकांश बिजली उस तूफान के 10 मील के दायरे में ही रहती है जहां से वो शुरू हुई थी। जब ये 60 मील से अधिक की यात्रा करती है तो हम उसे मेगा फ्लैश कहते हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने टेक्सास से कैंसस सिटी के पास तक 510 मील लंबी एक बिजली दर्ज की, जो कैलिफोर्निया से 2 गुनी चौड़ी थी। अब मौसम से जुड़ी एक और हैरानी की बात करते हैं जो अचानक सामने आती है। इन्हें ड्राई माइक्रोबस्ट कहा जाता है। हवा के ऐसे झोंके जो तबाही मचा सकते हैं। ये कुछ इस तरह काम करता है। गरज के साथ तूफान में ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वे बहुत शुष्क हवा की परत से गिरती हैं, कुछ अजीब होता है। वे जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती हैं और जब ऐसा होता है तो ये आसपास की हवा को बहुत तेजी से ठंडा कर देता है। अब वो ठंडी हवा अचानक अपने नीचे की हवा से बहुत भारी हो जाती है, इसलिए वो पत्थर की तरह गिरती है और गिरते समय उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। हवा के ये झोंके 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकते हैं, 3 मील से कम चौड़े इलाके में टकराते हैं और सिर्फ 5 से 15 मिनट तक रहते हैं। लेकिन उस समय में वे पेड़ों को गिरा सकते हैं और धूल को नीचे उड़ने वाले रेतीले तूफान की तरह उड़ा सकते हैं। वो चक्रवात जैसी तेज हवा बादलों से सीधे नीचे की ओर आती है, फिर जमीन से टकराती है और एक छोटी शॉकवेव की तरह सभी दिशाओं में फैल जाती है, जैसे जमीन पर किसी अदृश्य हवा के उल्कापिंड ने हमला किया हो। ऐसे माइक्रोबर्स्ट हवाई जहाजों के लिए उड़ान भरने और उतरने के दौरान खास तौर पर खतरनाक होते हैं। हवा का अचानक नीचे की ओर आने वाला झोंका विमान को झुका सकता है, अस्थिर कर सकता है, या अगर वो काफी नीचे है तो उसे पलट भी सकता है। पहले बाहरी हवा इसे पीछे से धक्का देकर ऊपर उठाती है, पर कुछ ही सेकंड में हवा तेज विपरीत हवा में बदलकर लिफ्ट कम कर देती है और विमान को तेजी से नीचे धकेलती है। इसे आगे धकेला जाता है, फिर नीचे पटका जाता है और बहुत धीमा कर दिया जाता है, वो भी लैंडिंग की कोशिश में। पायलट के पास प्रतिक्रिया देने के लिए केवल कुछ सेकंड होते हैं और विमान के नीचे संभलने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आसमान लगातार 3 बार अपना मन बदल रहा है और विमान बीच में फंस जाता है।
माइक्रोबर्स्ट कभी इतना बड़ा रहस्य थे कि पायलटों के पास लगभग कोई बचाव नहीं था। लेकिन 1980 के दशक में कई बड़े हादसों के बाद मौसम विज्ञान में इनका अध्ययन करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। आज हवाई अड्डे डॉपलर रडार और विंड शीयर अलर्ट का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें होने से पहले ही पकड़ा जा सके। अगले मौसम के जाल के लिए कल्पना कीजिए कि आप सूर्यास्त के समय एक शांत घाटी से गुजर रहे हैं। हवा थमी हुई है, आसमान साफ है, सब कुछ शांत महसूस होता है, लगभग जरूरत से ज्यादा शांत। फिर अचानक कुछ ही मिनटों में तापमान गिर जाता है। आप वास्तव में कोहरे की तरह पहाड़ियों से नीचे उतरती ठंड को महसूस करते हैं जो जमीन पर रेंगती है और आपके टखनों को ठंडे हाथों वाले किसी अदृश्य हवा के जीव की तरह खींचती है। आपकी सांसें दिखने लगती हैं, आप ठंड से आपके हाथ जलने लगते हैं और आप बस वहीं उलझन में खड़े रह जाते हैं। इस घटना को कोल्ड एयर पूल कहा जाता है। मूल रूप से जब सूरज डूबता है तो जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है। इसके ठीक ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा गर्म हवा से भारी होती है, इसलिए ये अदृश्य पानी की तरह ढलान से नीचे की ओर बहती है। अगर आप किसी घाटी, बेसिन या किसी भी तरह के कटोरे के आकार के क्षेत्र में हैं, तो वो ठंडी हवा नीचे जम जाती है और बस वहीं रहती है, क्योंकि उसे हटाने के लिए कोई हवा नहीं होती। अगर आसमान साफ हो तो रात भर हवा ठंडी और ठंडी होती जाती है, और चूंकि ठंडी हवा घाटी से बाहर नहीं निकल पाती, तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर सकता है, भले ही कुछ मील दूर जगहों पर तापमान बिल्कुल सामान्य हो। यह सिर्फ ठंडक नहीं है, ये जानलेवा हो सकता है। सर्दियों में यह प्रभाव अधिक शक्तिशाली और खतरनाक होता है, क्योंकि शुरुआत से ही हवा पहले से ही ठंडी होती है, इसलिए तापमान बहुत नीचे चला जाता है। यूटा के पीटर सिंक्स नामक स्थान पर तापमान 0 से 69 डिग्री नीचे तक गिर गया है। ये अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से भी अधिक ठंडा है और ये बिना किसी चेतावनी के होता है। एक पल ये स्वेटर पहनने वाला मौसम होता है और कुछ ही मिनटों बाद ऐसा लगता है, भाई काश मेरी उंगलियां सलामत रहें। यदि ठंडी हवा के कुंड प्रकृति के फ्रीजर की तरह हैं, तो स्ट्रूडल्स इसके ड्रेन होल हैं। वे वसंत में बनते हैं जब पिघली हुई बर्फ समुद्री बर्फ के ऊपर नदी के डेल्टा में बाढ़ ला देती है। आने वाला मीठा पानी सतह पर भर जाता है, दरारें या कमजोर जगहें ढूंढता है और संकरी धाराओं में नीचे की ओर बह जाता है। बर्फ को काटते हुए ऊर्ध्वाधर भंवरों के बारे में सोचे। ये जल निकासी खारे पानी के ऊपर रिसने से नहीं, बल्कि बाढ़ वाली परत के दबाव से होती है, जो दरारों और सील के सांस लेने वाले छेदों से होकर गुजरती है। ऊपर से वे सटीक सर्पिल में घूमते हैं, समुद्री बर्फ को चीर देने वाली किसी चीज के लिए लगभग बहुत सुंदर। ये धाराएं समुद्र तल में खुदाई कर सकती हैं, जिससे कई फीट गहरे छेद बन सकते हैं। यदि आप बर्फ पर हैं तो ये जोखिम भरा है और पास की किसी भी पानी के नीचे की पाइपलाइन के लिए समस्या हो सकती है। यदि आप बहुत करीब हैं तो भयानक, लेकिन यदि आप उन्हें ऊपर से देख सके तो मंत्र मुग्ध कर देने वाला। अब मौसम के ये अजीब रूप दिलचस्प हैं, लेकिन और भी हैं। या कभी बॉल लाइटनिंग के बारे में सुना है? एक चमकता हुआ गोला आपके कमरे में तैरता हुआ, गुनगुनाता हुआ और फिर धमाका। कोई नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन इसे विमानों और रसोई घरों में देखा गया है। फिर स्प्राइट्स और ब्लू जेट्स हैं, बिजली की कड़क जो तूफानों से ऊपर समताप मंडल की ओर आसमान के टेंटिकल्स या नियॉन जेलीफिश की तरह निकलती है। भव्य, डरावना और केवल ऊपर से दिखाई देने वाला। हबूब को ना भूलें, धूल की एक विशाल दीवार जो रेगिस्तान में इस तरह चलती है जैसे किसी आपदा फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही हो। 1 मिनट धूप होती है, अगले पल दोपहर में आधी रात हो जाती है, दांतों में किरकिराहट और भौहों में रेत के साथ। लेकिन ये किसी और समय के लिए है। लबुलुआब ये है कि प्रकृति सुंदर और अप्रत्याशित है। कभी कभी ये धूप वाले आसमान से बिजली गिराती है या शांत मौसम को नीचे की ओर प्रहार करने वाले पवन हथौड़े में बदल देती है। तो अगली बार जब आप खराब मौसम की शिकायत करें तो याद रखें, कम से कम ये आप पर अचानक ठंड या बिना बादलों और बारिश के बिजली गिराकर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा है। शुभकामनाएं।